वाकई ये नक्सली हमला राजनीतिक साजिश था। इसी सवाल पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही ब्रिगेडियर आरबी शर्मा, रक्षा मामलों के जानकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल भी जुड़ चुके हैं और सीपीआई नेता अमरजीत कौर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। सबसे पहले ब्रिगेडियर शर्मा, आपसे जितने कैलकुलेटेड तरीके से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया, जितने कैलकुलेशन उसके पीछे देखी गई, क्या आपको लगता है कि बिना इनसाइडर इंफॉर्मेशन के, फिर चाहे वो प्रोग्राम प्लानर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या लॉजिस्टिक प्रोवाइडर की तरफ से हो, बिना इनसाइड इंफॉर्मेशन के इतना कैलकुलेटेड अटैक संभव था? नहीं, आप सही कह रही हैं। जिस प्रकार ये पूरी घटना घटी है, ये बहुत सोच समझकर और बड़ी अच्छी तरह से इस योजनाबद्ध तरीके से ये सब कुछ हुआ है। और कहाँ किसने क्या करना है, वृक्ष किस वक्त काटना है, धमाका किस वक्त करना है, गोलियों की बौछार किस वक्त आनी है, और जो 200 से 250 के करीब जो लोग वहाँ पर हथियारबंद, कुछ ट्रेडिशनल वेपन के साथ और दूसरे फायर आर्म्स के साथ हैं, इस सब को देखकर ये बिल्कुल सुनिश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस पूरी घटना के पीछे वैचारिक और प्रोग्राम की पूरी शक्ति लगाकर ही इसे प्लान किया गया है। और अंदरूनी खबर होने का कि किस समय ये चल रहे हैं, कहां से आगे जा रहे हैं, और कार्यक्रम में जब बदलाव हुआ 22 को पहले होना था, 25 को, इसकी भी जानकारी नक्सलियों को मिली। ये बात तो वहाँ कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, क्योंकि इस सब प्रकार के पोस्टर वहाँ लगे थे, सब लोगों को बताया हुआ था और वहाँ लोग जमा किए गए थे। इसलिए प्रोग्राम में बदली आने का तो सारा की सूचना होनी तो संभव थी, लेकिन उस सूचना के आधार पर अपना पूरा एक एम्बुश, फौजी भाषा में जिसे हम कहते हैं, उसके लिए स्थान का चुनना और उसकी संरचना बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, इन तीनों से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये सब सोची विचारी, और मैं तो बल्कि ये भी कहूँगा कि किसी न किसी प्रकार से कहीं पर अच्छी तरह से रिहर्सल की गई है इस पूरी योजना को कार्यरत करने की। बिल्कुल। सुधांशु जी, कांग्रेस बार बार ये आरोप लगा रही है कि इसके पीछे बड़ी राजनीतिक साजिश है। चरणदास महंत जो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री है, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है और राज्य सरकार जो है उसने बहुत ज्यादा चूक दिखाई यहाँ पर। प्रशासनिक चूक होना और एक राजनीतिक साजिश होना, इन लोगों की शहादत करवाने के लिए, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। इसलिए इस विषय के बारे में बड़ी गंभीरता से कथन किसी आदमी को देना चाहिए। अभी आपने दो चीजें दिखाई, एक दिखाया कि तारीख जो थी उसकी बदली गई थी जी। तो अगर राजनीतिक साजिश थी तो साजिश में सरकार आती या इन्हीं के लोग आते, लेकिन मैं इस स्तर पर जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि जो हुआ है उससे मैं इतना क्षुब्ध हूं। इस देश में राजनीति जो है वो बंदूक की गोलियों से चलेगी या लोगों के बीच में जाके उनका जन समर्थन की राजनीति चलेगी, देश को तय करना पड़ेगा। एक राजनीतिक विचारधारा बंदूक की नली से सत्ता पे काबिज होना चाहती है। क्या हम इस व्यवस्था को स्वीकारेंगे या सब मिलके इस व्यवस्था को नकारेंगे? मेरा मानना है आतंकवाद और नक्सलवाद, इन दोनों चीजों के साथ कोई समझौता हो ही नहीं सकता। मतलब चाहे वो महेंद्र जी की शहादत हुई हो, चाहे पटेल जी की हुई हो, चाहे सारे हों, हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी होंगे, लेकिन हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते कि इस तरह की किसी हरकत ये किसी के साथ हो सकती है। और उसका इतना दुख है मुझे, क्योंकि ये हमला ये सारी राजनीति पे है, ये हमला देश पे, ये हमला जो है देश के प्रजातंत्र पे है। ऐसी स्थिति में कृपा करके इसको छोटी राजनीति पे उतार के इसकी गंभीरता को हम लोग कम ना करें, इस पे राजनीति ना करें। इस देश के सामने, इस प्रजातंत्र के सामने इन्होंने इतना बड़ा एक चुनौती खड़ी कर दी है,
उस चुनौती को हमें सबको मिलकर लड़ना चाहिए और बड़ी एकाग्रता से और बड़ी गंभीरता से लड़ना चाहिए। जी, इसका जवाब मैं अखिलेश जी से चाहूंगी। अखिलेश जी, कौन हारेगा, ये छोटी चीजें हैं। अखिलेश जी, सुधांशु जी ने जो तमाम बातें कही हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है और जिसका इतना खतरनाक अंजाम हमने देखा शनिवार के इस हादसे में और इस हमले में, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जबकि बार बार कांग्रेस के नेता जो है वो राजनीतिक साजिश की बात कह रहे हैं। नहीं, राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बात सही है और कांग्रेस पार्टी इस बात को मानती भी है। लेकिन क्या अगर कोई घटना हुई है और उस घटना के फेल्योर पे अगर हम बात करते हैं तो उसे राजनीति कहा जाएगा, या उसे घटना के फेल्योर की हम चर्चा भी ना करें? पहले चीज हमें इस बात की आपत्ति है कि चूक हुई है। नहीं, आप ही की सरकार के मंत्री हैं, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं चरणदास महंत, जो कह रहे थे कि राजनीतिक साजिश है। चूक जो है जानबूझ के करवाया गया। नहीं, लेकिन अखिलेश जी यहाँ कांग्रेस के अंदर की ही बात है। नहीं, सुधांशु जी, इसमें भाजपा पर आरोप नहीं है कि साजिश लगाया, ये कांग्रेस के अंदर ही बताया जा रहा है कि उसमें कुछ भेदिया थे जिन्होंने बदलवाया है। ये आरोप है कि कांग्रेस के आंतरिक सत्ता संघर्ष के कारण साजिश रच के और सारे नेताओं की हत्या करवा दी गई है। इसमें बीजेपी पर नहीं है कि उसने साजिश रची है, ये तो कांग्रेस के अंदर की बात हो रही है। अखिलेश जी, मैं ये कांग्रेस के अंदर की भी बात को मैं खारिज करता हूं। ये जो दिल्ली में बैठ करके जो गिरा हुआ है कि वह अपने प्रतिद्वंदी इस तरह मरवाएगा, ये गलत है। इस पर हम अखिलेश जी से जवाब चाहेंगे। आपका निष्कर्ष है ये जो छत्तीसगढ़ से आवाज उठी है वो कांग्रेस के अंदर से उठी है, ये मैं कह रहा हूं। हम लोग उसको स्वीकार करें ना करें वो हमारा मत होगा। अखिलेश जी, झूठ, ये जब तक आप झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं दिल्ली में बैठ के। कल से आप लोग प्लीज सुनना सीखिए। हम गंभीरता से इस अगर खत्म कर रहे हैं। जी अखिलेश जी, प्लीज कहिए अपनी बात। अगर नहीं, अगर आप डिस्कशन करा सकती हो ठीक से तो कराएं, तो आप कहिए ना। आपको आरोप लगा रहे तो सुनने का मौका दिया करें, बीच में किसी को ना बोलने दिया करें। प्लीज कहिए, हमने आप ही से कहा बोलने के लिए। जो खुद पढ़ रहे हैं ना, हमने आपसे कहा है, प्लीज अपना आपा मत खोइए। ये जो आपके स्टूडियो में, ये जो आपके स्टूडियो में बैठ के जो ये बोल रहे हैं कि रूट चेंज किया गया है, ये झूठ बोल रहे हैं। कल जैसे ये खबर आई थी, मैंने स्वयं ऑर्गेनाइजरों से बात की। जो लड़का अवधेश यूथ कांग्रेस का है, इस जहां पे ये इनकाउंटर हुआ है, एम्बुश लगा है, उससे 8 किलोमीटर आगे एक जगह है किसलूर, वहां दूसरी पब्लिक मीटिंग थी, वहां ये लोग जा रहे थे। एक रूट भी, एक फरलांग का भी बदला नहीं गया है। ये दिल्ली में कुछ लोग बैठ के जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग कृपया अपने आपे में रहें। किसी ने नहीं कहा है, झूठ बोल रहे हैं और कल से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने स्वयं बात की है 3-4 लोगों से वहां पे, मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं जी, और किसी ने यह नहीं कहा है। दूसरी बात देखिए, बिना ये 1 महीने का प्रोग्राम जारी था, 2 प्रोग्राम प्रीपोन हुए थे, ये 23 का 25 को हुआ था, सबको पता था। वो एरिया जो है नक्सलाइटों के लिए सेफ हेवन है। पिछला 2003 के बाद से ये दोनों जिले 2003 के बाद से ये बीजेपी और नक्सलाइटों के बीच में एक दूरसंधि है, सबको पता है। वो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। जब ये अपने टर्म्स कंडीशन के अनुसार नहीं काम करते हैं तो इन्हीं बीजेपी के लोकसभा सांसद पे अटैक हुआ, वो मारे गए। नक्सलाइटों ने कहा कि जो इसने कहा था नहीं किया इसलिए मारा। 2 विधायकों पे अटैक हुए, एक विधायक मारे गए, एक विधायक के घर वाले मारे गए। और नक्सलाइटों ने यह कहा कि जो चुनाव में इसने वादा किया था वो नहीं किया। यह ऑन रिकॉर्ड है, ये बीजेपी के। और आईबी का मैंने इसकी भी बात की थी। आईबी का क्लियर कट इनपुट था, 2-3 रिमाइंडर थे। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग थी, उस मीटिंग के पहले भी सूचित किया गया था कि आपकी रैली पे भी खतरा है, इनकी रैली पे भी खतरा है, प्लीज प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट नक्सलाइट एरिया में रखिएगा। ये कई रिमाइंडर होम मिनिस्ट्री के थे। तीसरी बात,
आप उस एरिया में ना स्क्वाड लगा रहे हो, बड़ा गंभीर आरोप लगाया। पुलिस लगा आऊंगी रहे हो, आपके पास आऊंगी, मैं उसी बात पर आऊंगी, पहले इनको बात न रोड पे आप सिक्योरिटी लगा रहे हो। जो आदमी थाने पे जाकर के इन्फॉर्म कर रहा है कि वहां पे अटैक हो गया है, पुलिस फोर्स नहीं पहुंचती है, उसके 2 घंटा पहले मीडिया पहुंच जाती है। आप देखिए, हम सिर्फ बहस कर रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी होगा जांच में, लेकिन हम आरोप भी नहीं लगा रहे हैं। अभी सच्चाई आने दीजिए, जो सर्कमस्टांसेस हैं उस पे मैं बहस कर रहा हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं। हम ये नहीं कह रहे कि किसकी मिली भगत थी, कैसे थी। जो अभी तक सर्कमस्टांसेस थे, जो उस दिन घटा, उसकी बात मैं कर रहा हूं। जी चलिए, सुधांशु जी, उन्होंने बताया, एक संधि की बात कही उन्होंने बीजेपी और नक्सलियों के बीच। इस पर आपका जवाब। देखिए, मैंने उसका उदाहरण दिया, संधि की बात पे ही अब आपने कहा, मैं थोड़ा बोल दूं ना। 2011 में विनायक सेन को सुप्रीम कोर्ट बेल देती है। किस केस में? सेडेशन के केस में, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन। इस केस में वो लोअर कोर्ट से कन्विक्ट थे, लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली हुई थी उनको, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी। उसके बाद केंद्र सरकार क्या करती है? उनको उठा के स्टीयरिंग कमेटी का, प्लानिंग कमीशन की स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर बनाती है। जो आदमी नक्सलवादियों के साथ मिला हुआ है, जिस आदमी को नीचे की कोर्ट कन्विक्ट करती है और उनको बेल मिली है, अभी कन्विक्शन सेटिस्फाइड नहीं हुई है, उस आदमी को कांग्रेस जो है स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर बनाती है, किसके? प्लानिंग कमीशन की। अब इसमें आप संदेश क्या दे रहे हैं? आप नक्सलवाद को लड़ने का संदेश दे रहे हैं या नक्सलवाद को बढ़ावे का संदेश दे रहे हैं? उसके बाद हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इन इल्जामों से इसलिए बचना चाहता हूं, मैं 10 आपके उदाहरण गिनवाना चाहता हूं, मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि यह विषय किसी एक राजनीतिक संगठन का नहीं है, यह इस देश का विषय है। आज ये प्रजातंत्र का विषय है। क्या हम लोग नक्सलवाद के सामने घुटने टेकेंगे? क्या हिंदुस्तान की राजनीति जो है नक्सलवादियों की जो बंदूक की नली है उसके सामने घुटने टेकेगी? महेंद्र कर्मा जी की हत्या नहीं हुई है, वो उस हत्या पे उतना ही मुझे शौक है। मैं उस आदमी को सलाम करता हूँ जिस आदमी ने जुझारू रूप से लड़ा। जी आपके पास अमरजीत जी बहुत समय से कुछ कहना चाह रही हैं, आपके पास राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं अमरजीत, लेकिन एक आदमी को उनकी राजनीतिक बात करने से रोका जाए, ये मैं कभी मान ही नहीं सकता हूँ। अमरजीत जी। सुधांशु जी, जो आप बात कर रहे हैं, आप पूरी डिस्कशन को डिरेल करके सिर्फ विनायक सेन पे खींच रहे हैं, और मैं जो कहना चाह रही हूँ वो सीधे है। ये जो हत्याएं हुई हैं ये सियासत ही है। माओवाद की बंदूक की नली से सत्ता निकलेगी, उनकी पॉलिटिक्स है, इसलिए वो गलत रास्ता है हिंदुस्तान के लिए, इसको हम सब मानते हैं। वो भी सियासत है, लेकिन आपकी सरकार का जो फेलियर है वहाँ सुरक्षा के मामले में, वो भी बहुत बड़ा दोष है। और इंटेलिजेंस सर्विसेज का फेलियर है या उनको मालूम था, उसके बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट एक्ट नहीं की, और सेंटर की इंटेलिजेंस सर्विसेज को भी रिपोर्ट होती है, तो इनको भी इंसिस्ट करना चाहिए था। तो केंद्र और राज्य दोनों का दोष है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, ये बिल्कुल सच है कि माओवादी चुनावों से पहले ऐसी हरकतें करते हैं, और चुनावों के दौरान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों से पैसा मांगते हैं, और उनके इलाकों में जहां उनको वोट मिलनी हो वहां बायकॉट को निरस्त करते हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट्स को जहां वोट मिलनी हो यही माओवादी वहां पर बायकॉट को परमानेंटली लागू करवाते हैं। तो पॉलिटिक्स तो दोनों पार्टियां खेलती आई हैं। चौथी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, ये जो सलवा जुडम है ये किन्होंने शुरू करवाया? 2005 में रमन सिंह जी की सरकार, और उधर से कांग्रेस के नेता महेंद्र कर्मा, दोनों ही सलवा जुडम को क्रिएट करने में रोल अदा किए। वायलेंस के बाद वायलेंस, फिर वायलेंस के बाद वायलेंस, ये बिल्कुल सच है। और सलवा जुडम को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसको डिसबैंड किया गया है। माओवाद का रास्ता गलत है, लेकिन आप लोग क्या किए? आपके पास आऊंगी, अवधेशी में आपके पास आऊंगी। जो उन्होंने बात कही है, पॉलिटिकल पार्टीज का इस्तेमाल कर रही हैं या करती आई हैं, इस पर मैं आपका मत चाहूंगी। इस समय और यही आपका चरित्र है,
आपका चरित्र ये है। मैंने कहा ना कि हमको तासिर कर रहे हैं। अरे कम से कम ऐसी हिंसा पर, ऐसा है कि ये घटना भारत के इतिहास में शायद इतनी बड़ी कभी घटना नहीं हुई है जब एक पार्टी के सारे क्षेत्रीय प्रमुख नेताओं के इतनी निर्दयता पूर्वक हमला करके हत्या कर दी गई हो। अब इसमें दोष तो हम ढूंढेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि वहां सुरक्षा विफलता थी, इसको तो वहां के डीजीपी ने भी स्वीकार किया है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो साजिश की बात है, अखिलेश जी को पता नहीं कहां से गलतफहमी हो गई कि मैं ये झूठ फैला रहा हूं। मैं स्वयं इसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हूं कि भारत के किसी नेता ने माओवादियों को यूज कर करके और इतनी बड़ी घटना करा दिया हो, या ये कैपेसिटी भारत के किसी नेता में हो। मैं स्वयं इसको नहीं मानता हूं। मैंने भी जो तथ्य की छानबीन की है उसके आधार पर रूट बदला नहीं गया था, बदलने की बात जरूर हुई थी, लेकिन जिस रूट को कहा जा रहा है कि जाना चाहिए अखिलेश जी, वहां भी माओवादी तैयार थे। आज जो रिपोर्ट आई है वहां भी उन्होंने पैर काट दिया था कि अगर इस रूट से आएंगे तब भी हम हत्या करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। मेरा प्रश्न दूसरा है सुधांशु जी, अखिलेश जी और अब तीनों राजनीतिक नेताओं से। प्रश्न यह है कि आखिर हम करीब करीब 14-15 वर्षों से माओवाद से संघर्ष कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्रियों का डीजीपी का सुरक्षा सम्मेलन होता है, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हर वर्ष वक्तव्य आता है कि माओवादी आतंकवाद राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है। उसकी दृष्टि से हमने कोबरा बल खड़े कर दिए हैं। अभी जो मैं कर रहा हूं, केवल 30,000 हमारे पास जो है अर्धसैनिक बल तो केवल छत्तीसगढ़ में लगे हुए हैं। वहां की पुलिस है, वहां एसपीओ है, देश भर में 73-74 हजार है। ये सारे करके क्या आज तक हम ये नहीं पता कर पाए कि आतंकवाद माओवाद से कैसे निपटना है? 1 महीने 15 दिन से वो तैयारी कर रहे थे। आंध्र प्रदेश से वहां माओवादी आ रहे थे, वो पूरी तैयारी से उन्होंने हमला कर दिया और पता भी नहीं चला। और आज की स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक प्रकार से नेतृत्व विहीन जैसी हो गई है। उसके सारे नेता जो सक्रिय थे वो मार डाले गए हैं। और उसमें एक बात मैं और कहूंगा कि जो व्यक्ति महेंद्र कर्मा छाती ठोक कर माओवादियों के पास जाता था, उसकी जिस दर्दनाक ढंग से हत्या हुई है, क्या कोई आदमी सिर उठा के और माओवादियों से संघर्ष के लिए खड़ा होने का साहस करेगा? इसलिए मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बयान दिया था कि हम एकजुट होकर संकल्प से संघर्ष करें, जो राहुल गांधी ने यह कहा था कि यह समय जो है राजनीतिक बयानबाजी का नहीं है, कम से कम देश की दोनों पार्टियां, क्योंकि पहली बार आपके लीडरशिप को सीधे मारा है, उसने राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दी है, एक-एक कर मारते थे। यह समय आया है कि पूरी रणनीति पर सामूहिक रूप से विचार हो करके और बिल्कुल राष्ट्र में सारी पार्टियां खड़े होकर के राष्ट्र का आह्वान करें और तभी इनके साथ आप संघर्ष कर सकते हैं। लेकिन जिस ढंग से इस समय बातें हो रही हैं, और अखिलेश जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साजिश की बात यद्यपि कांग्रेस के अंदर से ही उठी है, ये सच है, वो उसको मैं स्वीकार नहीं करता हूं, लेकिन ये उठना ही गलत हुआ है। तो मेरा कहना है कि आप सब लोग एक दूसरे पर चलिए इस पर हम अखिलेश जी से जवाब लेते हैं। अखिलेश जी, मैं अवधेश जी आप दोनों बातें कह रहे हैं और बड़े प्यार से साजिश का र्यूमर फैलाने का प्रयास भी कर दे रहे हैं आप। ये कोई अब आपकी पूरी बातें सुनने के बाद लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप कहना भी क्या चाहते हैं और कंफ्यूज भी क्या करना चाहते हैं। दूसरी बात, माननीय रमन सिंह जी ने स्वयं इस बात को हमने देखा है कि इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि सूचना थी, इनपुट जिला प्रशासन को दिया गया, क्यों नहीं सिक्योरिटी हुई इसकी जांच के बाद पता लगेगा, जो दोषी होगा मैं छोड़ूंगा नहीं। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने टीवी पे स्वयं देखा था। तीसरी बात, ये कोई माओवादी नहीं है, ये सिर्फ जंगली आतंकवादी हैं। ये पैसे के लिए उस जंगल के मासूम जो आदिवासी हैं उन पे भी जुल्म करते हैं। जब सरकार डेवलपमेंट करती है तो उस सड़क को उड़ाते हैं। इस पूरे इलाके के कोई भी बीएसएनएल या कोई भी मोबाइल टावर को उड़ा चुके हैं, बिजली नहीं जाने देते हैं, स्कूल कॉलेज नहीं बनने देते हैं और करीब करीब बहुत जगहों से ये समाप्त हो चुके हैं। इसी कुछ इलाके में सिमट के आके रह रहे हैं। तो ये समस्या है। सारे राजनीतिक दलें का इसका ब्लूप्रिंट भी बहुत अच्छा बना हुआ है। मैंने स्वयं कल कुछ जिम्मेदार लोगों से, इसमें जो लोग हैं उनसे बात की है। इस इलाके में सर्विलांस के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए
3000 नए टावर लगने जा रहे हैं जो अभी कैबिनेट में है। हो सकता है इसी कैबिनेट में वो पास भी हो जाए बीएसएनएल के द्वारा, क्योंकि प्राइवेट पार्टियां जो लगाई थी वो तोड़ दी गई और लगाने नहीं दी जा रही हैं। और जो भी टेक्नोलॉजी की चीजें हैं उसमें लाई जा रही है। अखिलेश जी, आपने ब्लूप्रिंट की बात कही, दावे किए जो होने जा रहे हैं सर्विलांस टावर्स लगने जा रहे हैं। ब्रिगेडियर शर्मा से मैं हकीकत की बात करना चाहूंगी, जो हकीकत है जो हमारे सामने मुंह बाय खड़ी है और जो शनिवार को जिसने अपना नजारा दिखाया। ब्रिगेडियर शर्मा, रोड ओपनिंग पार्टी जो होती है आरओपी, चाहे नक्सल प्रभावित इलाके हों या आतंक प्रभावित इलाके हों, हमेशा रोड ओपनिंग पार्टी ऐसे किसी भी काफिले के साथ पहले आगे जाती है, आइडेंटिफाई करती है, देखती है माइंस तो नहीं है, कहीं घात लगाकर कोई छुपा तो नहीं आतंकी या नक्सली, रास्ता क्लियर करती है, फिर वो गो अहेड देती है पीछे आने वाले लोगों को। यहाँ कोई रोड ओपनिंग पार्टी नहीं थी और Z+ की सुरक्षा महेंद्र कर्मा को दी गई थी, उनकी गाड़ी के आगे पुलिस की पायलट कार चलती है वो भी नहीं थी। तो ऐसे में साजिश ये है और चूक है बड़ी, इस पर तो कोई दो राय है ही नहीं। आप क्या कहेंगे? शीतल, इससे पहले कि मैं आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर दूं, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। कल जो बीता हुआ कल है, उससे पहले एक आशा बंधी थी कि शायद हमारे राजनीतिक दल अब कुछ चेतेंगे और इकट्ठे होकर इस समस्या का निदान करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आज और अभी ये माहौल बिगड़ता जा रहा है, लगता ये है कि इन हमारे नेताओं ने, सभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें, कुछ सीखा नहीं है। हम 40 वर्ष से ये देखते आ रहे हैं, यह आजकल की घटना नहीं है। और इसी प्रकार की तू मैंने जो अब शुरू हुई है, उसने ये नक्सलबाड़ी एक छोटे गांव की समस्या को आज पूरे राष्ट्र की समस्या बना दिया है। और हर एक जितने यहाँ पर, यहाँ सामने, मेरे सामने नहीं, लेकिन जितने भी नेताओं के बयान और अलग अलग बातें हो रही हैं, वो हर एक दूसरे के ऊपर कुछ स्कोर पॉइंट करना चाह रहा है, ब्राउनी पॉइंट्स। अगर हम इसी तरह से काम करते रहे तो मुझे लगता नहीं है कि हम कोई समाधान निकालेंगे। अभी आपके प्रश्नों का उत्तर, जो रोड ओपनिंग आरओपीज हम उनको कहते हैं, पार्टी जाती हैं हर स्थान पर, उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। उसका निर्धारण होता है कि इस एरिया में कितने समय पहले ये रोड ओपनिंग पार्टी जाएगी। मेरी जहाँ तक सूचना है कि 4 घंटे पहले इससे पहले जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ और इन लोगों ने जब जाना था, तो वो रोड ओपनिंग पार्टी वहाँ गई है और उन्होंने रोड क्लियरेंस दी है। वापसी के समय मैं इस दुविधा में नहीं चाहता कि उन्होंने मार्ग बदला है या नहीं बदला है। मेरे अपने आंकलन के हिसाब से उन्होंने मार्ग बदला नहीं है। दूसरे वाला मार्ग जिसकी तरफ इंगित किया जा सकता है वो जाता है, वो इतना बड़ा और इतना सुरक्षित नहीं है जितना ये राष्ट्रीय मार्ग से होकर जाने वाला रास्ता था। इसलिए किसी प्रकार की चेंज, वो तो खैर अभी हमारी NIA देखेगी, जांच करेगी, वो सब कुछ सामने आएगा। लेकिन ये जो कल से अड़ंगा खड़ा किया है कि एक राजनीतिक चाल है, मेरा ख्याल ये है कि ये सब हमारा ध्यान, राष्ट्र का ध्यान इस बात से हटाना चाहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इस पूरी समस्या, कल की समस्या, वो आतंकी समस्या को नहीं, लेकिन कल परसों जो दुर्घटना हुई है उस समस्या का विधिवत रूप से ये उसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। बिल्कुल, एक दूसरे को उलझाकर माओवादी भी ये फैला सकते हैं कि और इधर चला जाए, और ये हम एक ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। लेकिन माओवादी ये जाल फैला सकते हैं, अफवाह फैला सकते हैं, वो सब चलो बात हमने समझी। लेकिन जब केंद्र सरकार के खुद ही मंत्री, मैं अखिलेश जी से ये सवाल करना चाहूंगी, चरणदास महंत जिनका नाम है, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने कहा कि इस पर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये ऐसा मसला है, इस पर हम राजनीति ना करें, इतने बड़े नेता कांग्रेस ने गंवाए हैं, तो आप ही की सरकार के मंत्री क्यों राजनीतिक षड्यंत्र की बात कहते हैं साफ और खुले तौर पर? देखिए, पहले मैं अभी जो सज्जन बोले थे मैं देख नहीं पाया, उनका जवाब दे दूं कि पॉलिटिकल पार्टीज ने आपस में ब्लेम गेम शुरू नहीं किया था। कल से मैं देख रहा हूं कुछ चैनलों पे ये न्यूज बताई जा रही है कि रूट बदला गया, अंदर से खबर थी, फना ढमाका। वो पॉलिटिकल लोगों को ब्लेम ना दें, सबको पता है कि वो कहां से कैसे आ रहा है, उसमें पॉलिटिकल लोग नहीं लड़े। दूसरी बात
कि जिस प्रकार से सुरक्षा की चूक वो एक तरह से चरमराई गई, इस रूट में चरमराया है, उससे तो ये लग ही रहा है कि एक ब्लंडर किया है इस वहां के प्रशासन को कहिए या सरकार को कहिए। उस पे अगर हम बात न करें तो अगर आप भी न करें हम भी न करें तो फिर बात किस पे होगी? नहीं तो उसको बिना तो बात होगी नहीं। वो राजनीतिक षड्यंत्र शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। षड्यंत्र राजनीतिक षड्यंत्र और चूक में बहुत अंतर है। कुछ बोल दूं? षड्यंत्र और चूक में मैं बहुत अखिलेश जी अंतर से है। सीधा जवाब चाहती हूँ। षड्यंत्र और चूक में बहुत अंतर है अखिलेश जी। नहीं चूक नहीं है, चूक ये नहीं है, ये चूक नहीं है। देखिए चूक वही मैं कह रहा हूँ, चूक नहीं है, ये चूक नहीं है। चूक वो होती है शीतल जी, चूक वो होती है कि आप कुछ फुल प्रूफ अरेंजमेंट किए हो और एक अरेंजमेंट उसमें मिसफिट हो जाए, उसे चूक बोलते हैं। लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं था। जाते में आपने रोड क्लियरेंस में दिया था लेकिन उसमें स्कॉट नहीं थी। आते में न रोड क्लियरेंस था, न स्कॉट था, न रूट पेट्रोलिंग थी, न ट्रूथ डिप्लॉयमेंट था, कुछ भी नहीं था। उनको भगवान भरोसे भेज दिया गया था जो सबसे ज्यादा देखिए सुरक्षा फेलियर तो थी अखिलेश जी, जंगल के साजिश की बात टेररिस्टों के हिट लिस्ट पे। नहीं प्लीज जो नहीं सुनिए, न होना तो क्या दर्शाता है ये सारी चीज। नहीं अवधेश जी इतनी चीजें का एक साथ घटना, पेट्रोलिंग पार्टी नहीं, फोर्स नहीं, डिप्लॉयमेंट नहीं, और रास्ते में ट्रूप्स का कहीं मिलना नहीं। थाने पे सूचना जाने के बाद अवधेश पहले पहुंच गया था, थाने पे सूचना जाने के बाद 2.5-3 घंटे तक कोई फोर्स का वहां पहुंचना नहीं। मीडिया कर्मी पहुंच जा रहे हैं, चैनल के लोग पहुंच जा रहे हैं, बाबू विद्या शुक्ला जी को लेके जा रहे हैं। नहीं हम है कि नहीं, हम इसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो सर्कमस्टांसेज ये क्रिएट कर रहा है उससे इससे बचा नहीं, ये शंका से बचा नहीं जा सकता है। जिस साजिश की शंका को जो लोग कह रहे हैं वो अपना परसेप्शन है, कोई कहेगा कोई नहीं कहेगा, लेकिन ये सारे सर्कमस्टांसेस जब कोई इन्वेस्टिगेट करेगा तो वो इस पे जरूर शंका करेगा। मेरा एक और सवाल, मैं सुधांशु जी के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले अखिलेश जी से ही मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। अखिलेश जी पहले मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। एक चीज मैं जोड़ दूं इसमें प्लीज। हाँ। एक चीज मैं जोड़ दूं, भूल जाऊंगा। मैं जोड़ दूं, भूल जाऊंगा कि जो माओवादियों के हिट लिस्ट में सबसे नंबर 1 का हिट लिस्ट का व्यक्ति था वो इस रास्ते से गुजरने वाला था। ये भी देखने की बात है कि जो सब माओवादियों का जो गढ़ है, जहां माओवादी ढूंढ रहे हैं जिस व्यक्ति को, वो व्यक्ति इस रूट से गुजरने वाला था जो सबसे हिट लिस्ट पे था। तो उसकी सुरक्षा के हिसाब से कि ये व्यक्ति जा रहा है जो इनके टॉप प्रायोरिटी के हिट लिस्ट में है, उसके अनुरूप तो सरकार के लोगों को व्यवस्था करनी चाहिए थी ना। वो चिंता का विषय है कि क्यों नहीं हो पाया। अखिलेश जी अगर 2-4 पुलिस आगे पीछे आगे गाड़ी होती, कुछ गई होती। जी चलिए, आपने ये कहा कि जिस तरह से ये पूरी घटना हुई, जितने सुनियोजित ढंग से इसे अंजाम दिया गया, उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तमाम चीजों पहलुओं पर को हम टटोल रहे हैं, इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। ये बात आपने कबूली है। अगर ये राजनीतिक षड्यंत्र है आपकी नजर में, तो कौन इसके पीछे था और उसका मंसूबा क्या रहा होगा, ये भी बता दीजिए। नहीं पता, राजनीतिक नहीं, हम राजनीतिक षड्यंत्र की बात नहीं कर रहे, षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। कैसा था, कौन था, हो सकता नहीं भी हो, ये जांच का विषय है। लेकिन हम एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो शंका करेगा कि भाई जो व्यक्ति टॉप हिट लिस्ट पे हो उस इलाके के माओवादियों के, वो वहां से जा रहा है, उसकी यात्रा जा रही है, आईबी की इनपुट है, लोकल इनपुट है। लेकिन अगर 2-4 पुलिस की और गाड़ियां जिप्सी साथ में होती तो हो सकता है माओवादी अपना इरादा बदल देते। चलिए, हो सकता है कि पिक्चर कुछ और होती, हो सकता है और क्लैश होता, कुछ दोनों। चलिए, आप राजनीतिक षड्यंत्र कह भी रहे हैं और फिर उससे पीछे हट भी रहे अपने बयान से। सुधांशु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। हम जांच पे छोड़ रहे हैं, हम सिर्फ षड्यंत्र कर रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं। सुधांशु जी, कांग्रेस देश में सत्ता पक्ष है और उनसे उम्मीद ये की जाती है कि वो बड़े संभल के और बड़े जिम्मेदारान बात करेंगे। इस समय राष्ट्रीय संकट के समय जितनी गैर जिम्मेदारान बात इस समय हो रही है, उससे मुझे बहुत दुख है। जब आप की बात करते हैं तो समझ लीजिए,
आप ये कहते हैं कि इसको करवाने के पीछे मकसद था, और जब आप राजनीतिक षड्यंत्र की बात करते हैं तो राजनीतिक लोगों का यह मकसद था कि ये इस तरह की हत्याकांड हो जाए। मुझे सोच के मतलब मेरी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम इतनी विकृत मानसिकता पे क्यों उतर रहे हैं, हम सारी राजनीति को ही क्यों बदनाम कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी राजनीतिक संगठन हो, अभी यहाँ पे मानसिकताएं इतनी गिर गई हैं कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ इस तरह की हम लोग साजिश करेंगे कि उनका जो है इस तरह हत्याकांड हो जाए। मैं नहीं मानता, मैं कांग्रेस के बारे में नहीं मानूंगा, मैं किसी के बारे में नहीं मानूंगा। कुताही हुई है, सुरक्षा के व्यवस्थाओं में अगर कमी हुई है तो हुई है, और जो भी दोषी है उसके खिलाफ राजनीति में सारे सत्यवादी है कि वो साजिश नहीं रच सकते हैं, ये हम भी मानते हैं, लेकिन इतना मत दीजिए। स्थानीय स्तर पर मैं नहीं मानता कि सरकारों में इस हल्के स्तर की राजनीति होती है। जैसे मैं नहीं मानता है कि कोई कुछ भी कर सकता है। क्या मैं नहीं मानता कि केंद्र सरकार इस हद के इस हल्के स्तर की राजनीति कर सकती है, मैं नहीं मानता। मैं वैसे ही नहीं मानता कि कोई राज्य सरकार जो है अपने राज्य में इस हल्के स्तर की राजनीति नक्सलवादियों को लेकर कर सकती है। ये वैसे ही है जैसे आतंकवाद के जमाने में जब राजनीतिक हत्याएं हो रही थी तो मैं किसी भी पक्ष में वो आतंकवादियों के साथ मिलकर हत्या करवा रहे अपने प्रतिद्वंदियों की मैं नहीं मानता। अब मैं आगे आ रहा चाहता हूं एक बात पे, अगर इसमें प्रशासनिक कुताही हुई है, जो कि अगर हुई है तो उसमें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसमें कोई एक सेकंड इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। अरे भाई अभी बोलने तो दीजिए ना, अभी मेरे को पूरा कथन तो कर लेने दीजिए। और अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बोलने दीजिए, उन्होंने कहने दीजिए, बात खत्म करिए। अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री और प्रदेश का डीजीपी जो है वो कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, और जो जने इस चूक के लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई विवाद ही नहीं हो सकता। प्रश्न अभी भी फिर मैं वही कह रहा हूं, आपको इस देश में नक्सलवाद से कैसे लड़ना है। हमें इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके षड्यंत्र की बात करके नक्सलवाद से लड़ना है, या एकजुट होकर हमें लड़ना है, या हमें यह कहना है कि चाहे कुछ हो जाए हम नक्सलवादियों की गोलियों के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे। ये देश की राजनीति एक दूसरे के साथ वाद विवाद करेगी, गोलियों से नहीं है। अमरजीत जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब जिसको जो सूट करता है वो उस हिसाब से कहता है। अब इसको राष्ट्रीय संकट कह रहे हैं। 2010 में 76 हमारे जवान मरे थे, तब भी सेंटर और स्टेट ने कहा था राष्ट्रीय संकट है, सारे बैठेंगे बात करेंगे, ये बात कही गई। मैं आज कुछ ये नेता लोग, दोनों पार्टियों के नेता लोग बोलते हैं वहां पुल नहीं बनाने देते, सड़क नहीं बनाने देते, पाठशाला नहीं खोलने देते। नक्सलिज्म 60 के मध्य में शुरू हुआ, 70 के शुरू में खत्म हो गया। 40 बरस इनके पास थे, आदिवासियों को उनके जल से, जंगल से, जमीन से अपदस्थ करते रहे, उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं की, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई नहीं रोक रहा था इनको सड़क बनाने से, स्कूल खोलने से, अस्पताल खोलने से। ये लंबी अनदेखी की गई। ये आपकी बहस के अंदर ये जो बुनियादी मुद्दे उन सभी का धन्यवाद। हालांकि राजनीतिक इस पर षड्यंत्र की बात जो कही जा रही है, साजिश की बात कही जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए। इस वक्त हमें एक ठोस रणनीति तैयार करनी चाहिए कि नक्सलवाद की जो समस्या है, जो मेनास है, उससे कैसे निपटा जाए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। इस बहस में इतना ही। ब्रेक के बाद कुछ और खबर।